Hello friends, welcome to Aurobindo classes. Today we are going to discuss a very important topic for all upcoming मेंस एग्जामिनेशन, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो। पॉलिटी में गवर्नर से रिलेटेड टॉपिक हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है, तो हम लोग गवर्नर और उसके आसपास जो भी कंट्रोवर्सी है इसे हम लोग देखेंगे। एंड हम यह पूरा टॉपिक मेंस आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखा जा सकता है इस टॉपिक के ऊपर। यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, इट विल हेल्प अस ए लॉट। सो शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। कंटेंट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है, गवर्नर से रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, एंड गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसे भी हम देखेंगे। कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो एराइज होते हैं, डिफरेंट कमिटीज़ ने क्या रिकमेंडेशन दिए और सुप्रीम कोर्ट के कौन से डिसीजंस गवर्नर से रिलेटेड हैं। वे फॉरवर्ड के साथ हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। सो हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जो हैं हमारे देश के 15th प्रेसिडेंट हैं, जो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। एंड इन्होंने अभी हाल में ही देश के 12 राज्यों और यूटी ऑफ लद्दाख के नए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की है। इनमें से कुछ गवर्नर तो फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट वाले हैं एंड कुछ का ट्रांसफ़र किया गया है एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो कई सारे जो मुद्दे हैं वह निकल के सामने आते हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक को यदि शुरुआत करना हो तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनवाइसेज द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट एज दैट फॉर द सेंटर, दैट इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेंटर में एक प्रेसिडेंट होते हैं जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। उसी तरह से गवर्नर भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं इन द स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है स्टेट का, दैट इज़ वेस्टेड इन द गवर्नर, मतलब राज्य में जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं दैट इज़ टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। एंड जब हम एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें पहला तो सीएम आ जाएंगे, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है वह भी एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट का पार्ट होता है। इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को आप फर्स्ट पैरा ऑफ योर इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है इनको आप अपने इंट्रोडक्शन के सेकेंड पैरा में चाहे तो डाल सकते हैं। क्या कौन सी बातें यहाँ दी गई हैं, तो बताया गया है कि पार्ट 6 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें स्टेट का जिक्र किया गया है और स्टेट के एग्जीक्यूटिव का मेनली जिक्र आता है आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 के बीच में। और यहाँ बताया गया है गवर्नर को एक टाइटुलर हेड। टाइटुलर हेड मतलब ये हेड हैं लेकिन सिर्फ कहने मात्र के हैं, ठीक है। गवर्नर के बारे में अभी हमने जाना, ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो पहला रोल तो इनका ये हो गया। एंड दूसरा रोल जो है, ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जो होता है इसके पास डुअल रोल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड दूसरा एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर। इसमें हम देखते हैं पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इम्पॉर्टेंट, वह है आर्टिकल 153। इसमें बात की गई है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, और इसी आर्टिकल में यदि हम देखें तो इसका सेकेंड पार्ट में जिक्र किया गया है कि जो सेम पर्सन है वह एक या एक से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है। यह जो प्रोविज़न है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1956 में ऐड किया गया था। सेकेंड आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वह है आर्टिकल 155। इसमें बात की गई है कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा गवर्नर का। तो अपॉइंटमेंट के बारे में ये बोलते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट जब भी होगा तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। इनको जो एड पहुंचाते हैं, मतलब इनकी जो मदद करते हैं अपॉइंटमेंट में, वह पीएम और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मदद करता है। तो एक तरह से हम कहते हैं कि
कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वह गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है। आर्टिकल 156 में कहा गया है कि यह अपने पोस्ट पे कब तक बने रहेंगे, इनके टर्म की बात की गई है। तो यह प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक अपने पोस्ट पे बने रहते हैं, बट नॉर्मली इनका जो टर्म होता है वह 5 इयर्स का होता है। आर्टिकल 157 में गवर्नर के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही क्वालिफिकेशंस को मेंशन किया गया है। पहला जो है वह है कि इनकी सिटीजनशिप के बारे में, ही शुड बी और सी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड द सेकेंड वन कि इनकी जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज, वह है 35 ईयर्स। आर्टिकल 158 में कंडीशन ऑफ ऑफिस की चर्चा की गई है। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है? तो पहली जो कंडीशन दी गई है कि वह किसी स्टेट लेजिस्लेचर के या फिर पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, और दूसरा उन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर रखा हो। यह 2 कंडीशन है फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। अब हम देखते हैं गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। आर्टिकल 163 में बात किया गया है कि गवर्नर कौन होगा। तो गवर्नर के पोजीशन पे एक ऐसा इंसान ही आएगा जो एपॉलिटिकल होगा, मतलब जिसका राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना ना हो। एंड ही मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दिए गए हैं, जैसे असेंट टू ए बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी बिल जब स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो जाता है तो वह गवर्नर के पास आता है उसके असेंट के लिए। अब गवर्नर उसे असेंट देंगे या नहीं देंगे, या फिर उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसे रिजर्व किया जाएगा, यह सारा जो पावर है वह गवर्नर के पास होता है। दूसरा जो डिस्क्रिशनरी पावर है कि डिटरमाइनिंग द टाइम नीडेड टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। किस चीज़ की मेजोरिटी? जब कभी एक इलेक्शन संपन्न होता है तो कोई भी व्यक्ति यदि सरकार बनाना चाहे तो उसे अपनी मेजोरिटी कितने दिन में प्रूव करनी है, यह टाइम भी जो है गवर्नर डिसाइड करते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है कि इतने दिन में ही अपनी उस पार्टी को मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। यह टाइम जो है गवर्नर ही डिसाइड करते हैं, एंड यह इनका डिस्क्रिशनरी पावर है। यदि किसी जनरल इलेक्शन में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो अब यह गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह पहले किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसलिए हंग असेंबली में वर्डिक्ट जो होगा वह कैसे होगा, क्या होगा, यह सारा पावर गवर्नर को है। आगे हम देखते हैं द इशूज विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नर। पहला जो इशू है वह तो इनके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में ही है। क्यों है? क्योंकि आजकल अब देखा जा रहा है, कई मौक़ों पे ऐसा पाया गया है, लोगों को ऐसा लगता है, जर्नलिस्ट ऐसा भी दिखाते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट या दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जब वह सरकार में होते हैं, वह काम कर रहे होते हैं, तो उनको सरकार का फेवर करने के लिए कई बार ऐसा पाया गया है कि आफ्टर रिटायरमेंट पैकेज के तौर पे उनको किसी राज्य का या फिर यूटी का गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया जाता है। कई बार ऐसा पाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को, जो फॉर्मर जज रह चुके हैं रिटायरमेंट के बाद, उन्हें किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है। गवर्नर जो है, दूसरा यदि हम देखें इशू, तो वो है कि गवर्नर जो है किसी को आंसरेबल नहीं होता है एक्सेप्ट द सेंटर। सेंटर ने ही इन्हें अपॉइंट किया है और आंसरेबल भी है यह सेंटर को ही। लेकिन गवर्नर को काम कहाँ करना है? गवर्नर को काम करना है स्टेट में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आगे हम तीसरा इशू देखें तो देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर। और वहीं हम जब देखते हैं तो सेंटर में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए एक प्रॉपर प्रोविज़न है। नेक्स्ट इशू जो है वह है आर्बिट्रेरी रिमूवल ऑफ द गवर्नर। अब मौजूदा सरकार ने अपने लोगों को जो है गवर्नर बनाया था। अब यह सरकार यदि जनरल इलेक्शन में हार गई और दूसरा सरकार कोई आता है सेंटर में, दूसरे पार्टी की सरकार आती है, तो वो अब क्या करेगी कि कई बार ऐसा हुआ है कि
पहले सरकार के जो अपॉइंटेड गवर्नर्स थे उनको आर्बिट्रेरली हटा दिया जाता है, नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक यह इशू है। अगला इशू जो है वह है मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। कई बार ऐसा पाया गया है कि गवर्नर को जो डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं वह उन पावर्स का यूज इन द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। अगला जो इशू है वह है मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जो है यह प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। तो कई मौक़ों पर जो गवर्नर हैं वह आर्टिकल 356 का मिसयूज़ करते हैं एंड स्टेट में रिकमेंड करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। एंड आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वह है आफ्टर द फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इनका नहीं होता है। यह सिंपली एक रिपोर्ट भेज देते हैं और उसके बेसिस पे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। कई बार जो गवर्नर होते हैं वो बायस्ड आइडियोलॉजी के होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा राइट विंगर हैं या फिर लेफ्ट विंगर हैं। दोनों ही स्थिति में समस्याएं क्रिएट होती हैं। आगे अब हम देखते हैं रिकमेंडेशंस। कई सारे कमीशंस और कमिटी का गठन हुआ जिन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1968, तो 1968 में जो ARC-1 था उसने रिकमेंड किया था कि जो रिपोर्ट ऑफ गवर्नर है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड द गवर्नर शुड एक्सरसाइज हिज ऑन जजमेंट इन दिस रिगार्ड। 1983 के सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इमिनेंट पर्सन ही जो हैं वह गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किए जाने चाहिए। 2000 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने बताया था कि किसी भी बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए या उनको असेंट देना है या नहीं देना है, जो भी गवर्नर का फैसला हो वह 6 महीने के अंदर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगाया गया है गवर्नर के ऊपर। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज फ्रॉम द जस्टिस वी चेलिया कमीशन जो 2002 में आया था। इन्होंने रिकमेंड किया था कि आर्टिकल 356 का यूज बहुत ही रेयर मौक़ों पे किया जाना चाहिए एंड इसका यूज़ तो तभी किया जाना चाहिए जब सारे जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए जा चुके हों। 2007 में पंछी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आर्टिकल 156 को उसमें यह प्रोविज़न होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ जो गवर्नर है वहाँ से गवर्नर को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ डिसीजंस हैं। कई सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं जहां गवर्नर से रिलेटेड मुद्दों जो हैं उन पे बात की गई है। पहला है शमशेर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर को कोई राइट नहीं है टू रिफ्यूज टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। SR बोम्मई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑफिस ऑफ गवर्नर मस्ट नॉट बी मिसयूज टू एडवांटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन्होंने ये कह तो दिया, कैसे करना है ये बातें तो क्लियर नहीं थी। अगला केस है नवम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस। इसमें कहा गया कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ जो गवर्नर है ना वो लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ही अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया जाना चाहिए। वे फॉरवर्ड की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि कैसे अपना जो फंक्शन है गवर्नर को डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी क्लियरली लेड डाउन, है ना। अब यह क्लियर नहीं है कि कैसे अपॉइंट किया जाएगा जब ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स नहीं है जिनके बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगी, तो फिर घपलेबाजी तो होना तय है। गवर्नर का जो टेन्योर है वह भी फिक्स किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एक पार्टी है उन्होंने अपॉइंट किया, दूसरी पार्टी आई तो फिर वो आकर पहले वाले को हटा के अपने वाले लोगों को अपॉइंट किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना उनको कर्टेल किया जाना चाहिए एंड देयर शुड बी ए गाइडलाइन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ CM। अब डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का कि वो यदि कंप्लीट
एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिला है किसी पार्टी को, तो वह किसी को भी जो है अपनी मर्जी से इनवाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस, है ना। अगला पॉइंट है वो है कि जो एक्सरसाइज जब कभी अपने डिस्क्रिशनरी पावर का करें तो वह हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस के आधार पर ही होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल के तहत पूरे स्टेट में इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन प्रोविज़न होना चाहिए लोकलाइज्ड इमरजेंसी की भी। प्रेसिडेंट रूल के रीजन्स क्या क्या हैं, क्यों आप रिकमेंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, इन रीजन्स को इंक्लूड करना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली मेंशन किया जाना चाहिए गवर्नर के रिपोर्ट में। अब पूरे इस टॉपिक को यदि हमें कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि there are no guidelines for how the governor and the state must interact when there is a disagreement. Respect for each other's boundaries, which has traditionally been a practice, should serve as the guidance in this. आगे हम लिख सकते हैं कि the role of the governor is indispensable for the successful working of constitutional democracy. He must refrain from aligning himself with any political ideology. The virtue of impartiality must be withheld to ensure smooth functioning of a democracy. तो ये दो कंक्लूजन यहाँ दे रखे हैं, आपको जो उचित लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और बेहतर कंक्लूजन हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का यह टॉपिक, गवर्नर और उससे रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सीज है। एंड 2019 में प्रीलिम्स में एक सवाल भी पूछा गया था। वीडियो को पॉज करके इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं, और इस सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे भी दिया है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।